मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा आपसे कर रही थी। इससे पूर्व में हमने रीति काव्य धाराओं के रूप में प्रथम रीतिबद्ध काव्य धारा और द्वितीय रीति सिद्ध काव्य धारा की चर्चा की थी। आज हम रीति मुक्त काव्य धारा की चर्चा करेंगे। रीतिकाल की तीसरी काव्य धारा रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। इस नाम पर विद्वानों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। देखिए, मतभेद ना होने का कारण ये है कि जो रचनाएं मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से की गई, उसको विद्वानों ने रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखा है। रीतिकाल में जिन कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा स्वच्छंदतापूर्वक प्रेम की कसक या प्रेम की पीर को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन्हें हम रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत मानते हैं। इन कवियों ने लक्षण तथा लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे, केवल मुक्तक काव्य शैली में श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की मुक्तक रचनाओं की रचना की है। कहने का तात्पर्य ये है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की तरह लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और ना ही रीति सिद्ध कवियों के समान इन्होंने लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं, अपितु स्वतंत्र रूप से रीतिकाल की काव्य धारा में श्रृंगार को अपनाते हुए श्रृंगार की रचनाओं के साथ नीति, वीर तथा भक्ति की रचनाएं भी की हैं। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, भूषण, ठाकुर, सूदन, वृंद तथा गिरधर आदि कवियों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। इस काव्य धारा को स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी काव्य व्यंजना प्रदान होती है। स्वच्छंद काव्य धारा कहने से तात्पर्य यही है कि क्योंकि इन कवियों ने स्वतंत्रता पूर्वक बिना नियम माने रीतिकाल की विशेषताओं को अपनाते हुए भी उनके बंधनों को स्वीकार नहीं किया, इस वजह से इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया। इनकी रचनाओं में सांकेतिकता अधिक होती है। सांकेतिकता से मतलब है कि अपनी बात को संकेत रूप में ही यह पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी उसमें आ जाती है। इस काव्य में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती। व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर कवि की पूर्ण दृष्टि रहती है। इसके बारे में विद्वान विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि स्वच्छंदतावादी काव्यों को हम रूढ़ियों से मुक्त मानते हैं। रूढ़ियों से मुक्त तात्पर्य वही है कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के नियमों को इन्होंने नहीं माना। विद्वान डॉक्टर हेज ने भी इसे प्रेरणा को या इस काव्य की प्रेरणा को, जो कि जीवन से ली गई, इसका प्राण कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदर्भ में कल्पना और भावावेग पर बल देते हुए कहा है कि
रोमांटिक साहित्य की उच्च भूमि वह मानसिक गठन है जिसमें कल्पना के आंतरिक प्रवाह और निविड़ आवेग में दो निरंतर घनीभूत मानसिक प्रवृत्तियां ही इस व्यक्तित्व प्रधान साहित्य रूप की प्रधान जननी हैं। इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृति के मुक्त रूप और जीवन के सहज प्रवाह को स्वच्छंदतावादी साहित्य का प्रमुख विषय माना है। उनके अनुसार शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य की धारा निरंतर बहती रहती है जिसमें जीवन की सहज और निश्चल अभिव्यक्ति होती है। जब शिष्ट साहित्य पंडितों और आचार्यों की रूढ़ियों में आबद्ध हो जाता है तो भाव की सजीवता और स्फूर्ति जीवनगत दूसरी प्राकृतिक भावधारा से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से परिवर्तन को सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता कहना चाहिए। इन सारी परिभाषाओं को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल विशेष की विभिन्न धाराओं से अलग हटकर स्वतंत्र काव्य की रचना या उस युग में जो विशेष धारा प्रवाहित हो रही होती है उसके स्थान पर कवि जब अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है तो वह मुक्त काव्य के अंतर्गत आती हैं और रीति मुक्त काव्य धारा में भी इसी का अनुसरण किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुख्य धारा उस काल में प्रवाहित हो रही होती है उसके स्थान पर जब कवि अपनी स्वयं की अनुभूतियों को या व्यक्तिगत अनुभूतियों को उन नियमों का पालन न करते हुए स्वेच्छा से अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है तो वह मुक्त काव्य या स्वच्छंद काव्य कहलाती हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा के स्थान पर इन कवियों ने जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी है उसे ही हम रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह से रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीन प्रकार की काव्य धाराओं के अंतर्गत हम रीतिकालीन साहित्य को रखते हैं।